बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बियोलॉजी का जो फर्स्ट लेक्चर है उसके साथ हाज़िर हुए हैं और बियोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 से जो है हम स्टार्ट लेंगे। चैप्टर नंबर 1 आपको पता है कि ये बोर्ड के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। चैप्टर नंबर 1 में अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो तकरीबन इसके अंदर जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है और एक MCQ इसमें से आता है। जो प्रीवियस बोर्ड स्कीम थी उसके मुताबिक ये इम्पोर्टेंस है इसकी चैप्टर नंबर 1 की। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। जो फर्स्ट टॉपिक है इसका ये आपको पता है प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा, ये है बियोलॉजी की डेफिनेशन जिसको हमने आज स्टार्ट करना है। बायो आपको पता है कि जो वर्ड है ये मिलके बना हुआ है 2 लफ्ज़ों से, बायोस और लोगोस, दोनों ग्रीक वर्ड हैं और इनका जो बेसिक मतलब है, बायोस का बेसिक मतलब होता है लाइफ, और लाइफ आपको पता है कि ये स्टार्ट होती है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की वजह से। अगर लिविंग ऑर्गेनिज़म है तो लाइफ है, अदरवाइज़ लाइफ की एग्जिस्टेंस ही नहीं है विदाउट लिविंग ऑर्गेनिज़म। और लोगस का जो बेसिक मतलब है वो है रीजनिंग। तो इस बियोलॉजी का जो वर्ड है, जो की टर्म इसे समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है कि लिविंग ऑर्गेनिज़म को रीजनिंग के साथ स्टडी करना। तो बेसिक इसकी जो डेफिनेशन बनी कि वो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज़म की जो बेसिक स्टडी है उसको हम नाम देते हैं बियोलॉजी का। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज़म है वो है लाइफ। क्या हम लाइफ को स्टडी कर सकते हैं, क्या उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज़म की ही वजह से लाइफ है और लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज़म को ही डिफ़ाइन करने में हेल्पफुल होती है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने, फ़िलासफ़र्स ने इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की, क्या हम बियोलॉजी के अंदर भी लाइफ को डिफ़ाइन कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि लाइफ को डिफ़ाइन करना एक स्टेटमेंट के अंदर बहुत मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जितनी भी बातें आती हैं वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ बियोलॉजी हैं, बायो के स्कोप के अंदर, और हम फुल डिटेल और डेप्थ के साथ एक वक्त में तमाम एस्पेक्ट से इसको स्टडी नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़ जो कि एक क्वेश्चन मार्क बनता है कि लाइफ का मीनिंग क्या है। बियोलॉजी के अंदर हम इसको प्रॉपर एक वर्ड के अंदर डिफ़ाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह जो मकसद है ज़िंदगी का, इसको भी बियोलॉजी डिफ़ाइन करने से कासिर है, एक वर्ड के अंदर इसको डिफ़ाइन नहीं कर पाई। तो ये 2 बेसिक डेफिनेशंस हैं बियोलॉजिस्ट को जिसके अंदर एक मसला पेश आया। तो ये जो बेसिक 2 बातें थीं ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत के अंदर आ सकती हैं। आपने इनको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है। सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ बियोलॉजी है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि विच आर द डिफ़िकल्टीज़ जो कि लाइफ को डिफ़ाइन करने के अंदर पेश आती हैं। ये सेकंड क्वेश्चन बन सकता है। इसके अंदर ये 2 पॉइंट्स लिखेंगे कि मीनिंग ऑफ लाइफ ये प्रॉपर डिफ़ाइन नहीं हो सका, इसी तरह जो पर्पस ऑफ लाइफ है ये प्रॉपर बियोलॉजिस्ट को डिफ़ाइन नहीं कर सकती। तो ये इस तरह ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये तो वो मुश्किलात थी जो कि लाइफ को डिफ़ाइन करने के अंदर सामने पेश आई। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम लाइफ को डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो किस तरह से करेंगे। तो ये थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, लाइफ के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह सेकंड ये स्टेटमेंट के साथ ये क्वेश्चन आ सकता है कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हाईली ऑर्गेनाइज्ड। ये वो दरअसल कैरेक्टर हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि उसने कहा कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है इंतहाई मुनज़्ज़म चीज़। तो ये एक मुनज़्ज़म तरतीब हमें नज़र आती है तमाम जानदारों के स्ट्रक्चर के अंदर, उनकी फंक्शनिंग के अंदर। तो अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना है लिविंग और नॉन लिविंग के साथ, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे और ये बताएंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं, इनके स्ट्रक्चर के अंदर कम्प्लेक्सिटी है, इनके सिस्टम में कम्प्लेक्सिटी है। इसके मुकाबले में जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो इंतहाई सिंपल हैं और उनका स्ट्रक्चर भी कंपैरेटिव सिंपल है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइफ का वो है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कम्प्लेक्स एंटिटीज़ भी लिखा हुआ है एक जगह पे। तो कम्प्लेक्स एंटिटीज़ का क्या मतलब है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये दरअसल हाईली
कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स से मिलके बने होते हैं, जिसके अंदर माइक्रो और मैक्रो मालिक्यूल्स दोनों एट अ टाइम पे मिलके एक हाईली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है जिससे मिलके बना होता है। तो इस हाईली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बनने के अंदर फंक्शनिंग भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है और इसको स्टडी करने में भी ज़ाहिर है कंपैरेटिव मुश्किलात आती हैं जब हम लाइफ को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन लिविंग थिंग्स। इसी तरह तीसरा जो बेसिक करैक्टर है कि ये एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना होता है। आपको पता है कि जो एक सेल से मिला हुआ ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जो एक से ज़्यादा सेल से बना होता है उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेलुलर में जिस तरह प्रोटिस्ट होते हैं फाइलम प्रोटिस्टा से, और मल्टी सेलुलर में एनिमल्स, प्लांट्स और इसके अलावा फंजाई वगैरह। तो ये ज़रूरी है लाइफ के लिए और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कि उनकी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेल, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा हो, उससे मिलके बना होना चाहिए। इसके अलावा चौथा जो बेसिक करैक्टर है वो है जेनेटिक प्रोग्राम। एक नस्ल से अगली नस्ल के अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो होते हैं बाय मीन्स ऑफ जीन्स। जीन क्या चीज़ है? जीन दरअसल एक यूनिट है हेरिडिटी का, यूनिट है हेरिडिटी का। हेरिडिटी क्या चीज़ होती है? हेरिडिटी से मुराद ये है कि जो पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स की जो खसूसियात हैं वो ऑफस्प्रिंग के अंदर किस तरह से और किस मुनज़्ज़म तरीके से मुंतकिल हो रही हैं। तो इस हर खसूसियत के लिए एक यूनिट होता है, उस यूनिट को हम जीन कहते हैं। और ये सारी स्टडी जीन्स की और हेरिडिटी की, इसको हम जेनेटिक्स कहते हैं, जो कि पिछली क्लासों के अंदर पढ़ा हुआ हमने। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक खसूसियत, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, सिंपल ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर हो, उनमें ये होना ज़रूरी है कि उनके अंदर एक कम्प्लेक्स जेनेटिक प्रोग्राम मौजूद होगा जिसकी वजह से वो अगली नस्ल के अंदर जीन्स को ट्रांसफ़र करेंगे। इसी तरह एक और जो बेसिक करैक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो है एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी। एक्वायर हासिल करना, उसके बाद उसको इस्तेमाल करना। एक्वायर का मतलब यह है कि एनर्जी की रिसोर्सेज के ज़रिए से एनर्जी को इनटेक करना। जैसे हम फूड इनटेक करते हैं तो इट मीन्स हम एनर्जी को एक्वायर कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसकी डाइजेशन होगी और उसके बाद वो यूजेबल फॉर्म में यानी एटीपी की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम उसको इस्तेमाल करेंगे लाइफ के मुख्तलिफ बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट जो करैक्टरिस्टिक्स हैं लाइफ में, उसमें आगे उसने डिस्कस किया है कैरी आउट एंड कंट्रोल केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर भी दो बातें हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि लाइफ जो है वो सेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस की वजह से चल रही है, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तमाम केमिकल रिएक्शंस जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का होना ये लाइफ की बुनियादी खसूसियत है। फिर क्या ये मेटाबॉलिज्म खुद ब खुद होते रहेंगे? इनका भी एक कंट्रोल सिस्टम है। तो मेटाबॉलिज्म को चलाना और इनका ऑकर होना ये भी लाइफ की एक बेसिक बुनियादी खसूसियत है। मेटाबॉलिज्म में भी हमें ऑलरेडी पता है कि दो किस्म के केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन जो लाइफ में है, एक होता है वो रिएक्शन जिसमें कोई ना कोई नई चीज़ सिंथेसिस हो रही होती है, और दूसरा वो रिएक्शन है जिसके अंदर कोई ना कोई चीज़ ब्रेक डाउन हो रही होती है। तो इस लिहाज से दो टाइप्स हैं मेटाबॉलिज्म की जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिंथेसिस वाला रिएक्शन एनाबॉलिज्म, और ब्रेकडाउन वाला रिएक्शन कैटाबॉलिज्म। जिस तरह फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर ग्लूकोज बनाई जाती है कि नई चीज़ की सिंथेसिस हो रही है, तो वो एक एनाबॉलिज्म है। इसी तरह रेस्पिरेशन है, उसके अंदर फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है, एटीपी बनाई जाती है, तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है। तो इस तरह ये दोनों किस्म के रिएक्शन, चाहे वो एनाबॉलिक हो या कैटाबॉलिक हो, इन सब का जानदारा में होना ये भी एक लाइफ का करैक्टर है। इसके अलावा इनका एक कंट्रोल सिस्टम भी जहाँ पे मौजूद होगा जिसके ज़रिए से इन दोनों रिएक्शंस को मेंटेन किया जाता है, चलाया जाता है। वो हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से इसकी रेगुलेशन होती है। नेक्स्ट जो इसका करैक्टर है वो है दे कैन ग्रो इन साइज़।
जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनका जो साइज़ होता है वो फिक्स होता है, वो फर्दर ग्रो नहीं कर सकते, उनके अंदर फर्दर डिवीजन नहीं होती। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये खसूसियत है कि वो साइज़ में ग्रो कर सकते हैं। कैसे ग्रो करेंगे? इनके अंदर प्रॉपर एक ग्रोथ मैकेनिज़्म होता है जिसके ज़रिए से ये अपने साइज़ में चेंजिंग लेके आते हैं। अगर कोई सेल है जो कि पुराना हो गया है, वॉर्न आउट हो गया है, तो उसको रिप्लेस करके न्यू सेल्स बनाए जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। सेल अपने आप को एक पूरा चेक पॉइंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सेल पुराना हो गया है, उसकी फंक्शनिंग आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, डिस्टर्ब हो रही है, तो उसको रिप्लेस करके नए सेल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसके ज़रिए से रिफॉर्मेशन भी होती रहेगी सेल्स की, और इसके साथ साथ सेल की डिवीजन के ज़रिए से बॉडी का जीन्स के मुताबिक एक प्रॉपर साइज़ तक अटेन कर लिया जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट करैक्टर है वो है कि दे मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये दो किस्म की इन्वायरमेंट होती हैं जो एक जानदार को फेस करनी पड़ रही होती हैं। ये फ़र्ज़ किया ये एक सेल है, इस सेल के अंदर की साल्ट्स की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन और इसके अलावा इसका इंटरनल टेम्परेचर, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी कहलाएंगी इसकी इंटरनल इन्वायरमेंट। इसके अलावा वो सारी चीज़ें जो कि आउटसाइड सेल एग्जिस्ट कर रही हैं, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, एनवायरनमेंट से बाहर वाटर की कंसंट्रेशन या साल्ट्स की कंसंट्रेशन वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें जो कि आउटसाइड सेल एग्जिस्ट कर रही हैं, ये सब चीज़ें बनाती हैं उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। होता यह है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमेशा फ्लक्चुएट होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमेशा क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है, यानी उसके अंदर चेंजिंग आती रहती हैं, सडन चेंजिंग आ सकती हैं जो कि सेल को हार्म कर सकती हैं। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया या बहुत ज़्यादा हाई हो गया, फ़र्ज़ किया 50 डिग्री तक पहुंच गया, तो सेल का अगर टेम्परेचर भी उसी तरह 50 पे पहुंचेगा तो सारे एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, सेल की फंक्शनिंग मुतासर होगी, सेल की डेथ हो जाएगी। तो इस तरह इस चीज़ को सेल ने मेंटेन करना है कि एनवायरनमेंट में आने वाली हार्मफुल फ्लक्चुएशन को बैलेंस रखना है, और इसी चीज़ को हम यहाँ कहते हैं कि दे मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। और ये जो मेंटेनेंस है, जैसे अभी टेम्परेचर की एग्जांपल मैंने दी, इसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। इसी तरह वाटर और साल्ट्स की भी रेगुलेशन होती है जिसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। और ये ओवरऑल जितनी भी किस्म की इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, इसकी जो रेगुलेशन है इसको हम नाम देते हैं होम्योस्टेसिस का। होम्योस्टेसिस वो मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए से इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन किया जाता है एक कांस्टेंट रेंज के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट को दूसरे लफ्ज़ों में फिक्स रखने की कोशिश की जाती है। ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है हीमोस्टेसिस। तो लाइफ की ये भी एक बुनियादी और बेसिक जो है वो क्वालिटी है।